दोस्तों नमस्कार। आज जो हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं, तो ये वीडियो है 17th बीपीएससी से संबंधित। जो भी एस्पिरेंट, जो भी छात्र 17th 70वीं बीपीएससी का तैयारी कर रहा है, उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए थी, उसको इस वक्त क्या करना चाहिए था, अपनी रणनीति कैसे बनानी चाहिए थी ताकि वो फाइनल सिलेक्शन, फाइनल रिजल्ट ले सके। तो आइए इस विषय पे हम बात करते हैं। ये बीपीएससी का सिलेबस है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। इस समय हम जनवरी के मंथ में हैं और 30 सितंबर को बिहार प्रीलिम्स होने की सूचना है। अगर हम देखें तो तकरीबन हमारे पास 8 मंथ्स प्लस है, क्योंकि जनवरी आधा हम बिता चुके हैं, तो 8 मंथ प्लस हमारे पास है। तो हमें अपनी रणनीति, स्ट्रेटजी कैसे बनानी चाहिए। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप कम से कम 3 मंथ्स अभी आप मेंस पे फोकस करें, मेंस की तैयारी करें। यदि आप मेंस पे फोकस नहीं करते हैं और प्रीलिम्स आपका निकल भी जाता है, तो बहुत अधिक बेनिफिट आपको होता नहीं है, क्योंकि अंततः फाइनल सिलेक्शन ही माना जाएगा। चाहे आप इंटरव्यू से भी क्यों न लौटे हों, तो उससे बहुत अधिक मायने उसका रखता नहीं है। तो आप सवाल है कि मेंस के लिए जो टॉपिक आप पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है कि उससे आपकी पीटी की तैयारी नहीं होगी, बिल्कुल पीटी का तैयारी होगा। और 68 बीपीएससी ने प्रीलिम्स एग्जाम से बीपीएससी ने अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन में जिस तरह की तब्दीली किया है, तो उससे कहीं से भी ये नहीं लगता है कि फैक्ट के दम पे अब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगे। आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी होनी ही चाहिए, तभी आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे प्रीलिम्स का। तो आप मेंस का तैयारी, तो मेंस का फोकस तो करेंगे ही, साथ साथ आप प्री का भी तैयारी आपका होते जाएगा। और फिर जो टॉपिक मेंस में नहीं पूछता है, प्री में आपके लिए छूट जाता है, उसे फिर आप जब प्री का तैयारी करेंगे स्पेसिफिक, तब आप देख लेंगे। तो सवाल है कि मैंने 3 मंथ्स बोला, तो 3 मंथ्स में कम से कम आप 3 पेपर तो कंप्लीट कर ही सकते हैं। और मेंस के लिए 3 ही पेपर होता है, ऑप्शनल को हम इसमें कंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि वो क्वालिफाइंग है। तो प्रश्न पत्र 1 समान अध्ययन, जीएस पेपर 2 और तीसरा एस है। तो कम से कम एक पेपर को आप 1 मंथ दें, तो आप अच्छे से मेंस की तैयारी आपकी हो जाएगी। अब सवाल है, यदि आप दिल्ली में रहते हैं या आउट ऑफ दिल्ली रहते हैं, तो मेंस की तैयारी तो आप खुद से भी कर सकते हैं और आप उनके लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। ठीक, देखिए दिल्ली में कोचिंग वालों के द्वारा एक बहुत चतुराई चलता है। वो चतुराई मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप माने तो भी ठीक है, नहीं माने तो भी ठीक है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य है। हर जिम्मेदार नागरिक, जो इस देश का जिम्मेदार नागरिक अपने आप को मानता है, उसका ये कर्तव्य होता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को समाज में बढ़ावा दे। तो मैं अपना मौलिक कर्तव्य निभा रहा हूँ। आप इससे सहमत भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ मेरा काम है अपने मौलिक कर्तव्य को निभाना। तो मैं आपसे बता रहा था कि दिल्ली में कोचिंग वाले क्या करते हैं, आपको 70 टेस्ट, 65 टेस्ट आपको लगा देगा कि मैं इतना टेस्ट दे रहा हूँ। स्टार्टिंग में आपको 5 क्वेश्चन दूंगा, फिर 7 क्वेश्चन दूंगा, 8 क्वेश्चन दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा। और उसके बाद फिर आप उसके यहाँ टेस्ट ज्वाइन करते हैं। अगर वो आपसे कहेगा कि मैं 10 टेस्ट लूँगा, तो आप वो जो फीस रखता है 20,000 या 15,000 या 10,000, जो भी फीस हो उनकी, तो इतना टेस्ट अगर वो नहीं देगा तो आप ये फीस नहीं देंगे। ठीक है, इसके लिए उसे टेस्ट की संख्या बढ़ानी पड़ती है। और स्टार्टिंग में वो आपको 5 क्वेश्चन देगा कि लिखने का प्रैक्टिस बना रहेगा। मैं आपसे बता देता हूँ कि कलम उसी छात्र का रुकता है जिसका कंटेंट पे पकड़ नहीं होता है, जो चीज़ों को, आसपास की घटनाओं को यूज करना नहीं जानता है।
अगर आपके पास नॉलेज है, आप मल्टी डायनेमिक आंसर लिख सकते हैं, मतलब अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग सब्जेक्ट की चीज़ों को जोड़ना जानते हैं, तो आपको लिखने में बहुत अधिक परेशानी नहीं आती है। जब आपके पास कंटेंट कम हो जाता है तब आप की कलम रुक जाती है। और जब आप यहाँ आप सोचते हैं कि मैं प्रैक्टिस करने के लिए, अभ्यास करने के लिए टेस्ट से ज्वाइन कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ क्या होता है कि आप टेस्ट देते हैं, आपके आंसर पे टिक लगा होता है और 38 मार्क्स में 20 और 25 मार्क्स आपको मिल जाता है, और कॉपी पे लिखा होता है अच्छा प्रयास, सुधार कीजिए, ये लिखा होता है, और आप खुश होते हैं कि मैं टेस्ट लगा रहा हूँ। लेकिन कभी आपने सोचा है क्या कि ये जो टेस्ट आप ज्वाइन करते हैं, आखिर कॉपी कौन चेक करता है? कॉपी चेक कौन करता है? मैं दिल्ली के संस्थानों का या बिहार के पटना में जो भी संस्थान चल रहा है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे संस्थानों में देखा है जब हम भी तैयारी कर रहे थे और जब अभी करवा भी रहे हैं, जो लड़का कभी पीटी क्वालिफाई नहीं किया है और एक आध बार पीटी क्वालिफाई कर गया है, उनसे ही कॉपी चेक किया जाता है, वही कॉपी चेक करते हैं। तो आपकी कॉपी का कितना अच्छा मूल्यांकन होता होगा, ये आप हमसे बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो फिर आप कहेंगे कि सर मुझे करना क्या चाहिए था? मैं आपसे बता रहा हूँ आपको क्या करना चाहिए था। आप मेरे यहाँ कोचिंग टेस्ट से ज्वाइन कीजिए या किसी अन्य संस्थान में ज्वाइन कीजिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में ले सकता है, जहाँ पे टेस्ट सीरीज का ग्रुप डिस्कशन होता हो। ठीक है, टेस्ट सीरीज का ग्रुप डिस्कशन होता हो। जैसे आपने टेस्ट लिखा, कॉपी चेक हुआ, और कॉपी चेक होने के बाद हर छात्र के हाथ में कॉपी दिया जाता है, ठीक, और फिर कहा जाता है कि देखिए ये क्वेश्चन है, आपने इसमें ये गलतियां किया है, आपने इसमें ये गलती की है। तो इससे क्या होगा, अगर ग्रुप डिस्कशन होता है, 5, 6, 7 लड़के अगर एक जगह होते हैं, तो कुछ क्वेश्चन उनके मन में होता है, कोई क्वेश्चन उनके मन में होता है। उस टाइम आप क्या करते हैं, एक हैवी डिस्कशन होने के बाद आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है। और इंग्लिश माध्यम के लड़के इसलिए इतने सक्सेस होते हैं कि वो डिस्कशन पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। डिस्कशन की हुई चीज़ें आपको लंबे समय तक याद भी रहती है और आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी होती है। लेकिन आपसे कहा जाएगा कोचिंग वालों के द्वारा कि हम आपको पर्सनल मेंटरशिप देंगे, पर्सनल गाइडेंस देंगे। आप ही बताइए, आप अगर किसी दोस्त के साथ बात करते हैं तो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बात करने के बाद अगर आप चले जाते, फिर आपको याद आता है कि यार ये बात भी पूछना तो हम नहीं पूछ पाए, भूल गए। तो जब आप 2 आदमी से कन्वर्सेशन करते हैं ना, तो जरूरी नहीं है कि हर सवाल आपके दिमाग में आ जाए। और जब 5 लोग होते हैं तो कोई सवाल उनके दिमाग में आता है, कोई सवाल उनके दिमाग में आता है और कोई सवाल उनके दिमाग में आता है। और दूसरी बात देखिए, बहुत सारे कोचिंग वाले आपको क्या करेंगे, इस टेस्ट सीरीज का मॉडल आंसर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। यार वो मॉडल आंसर कब का बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, कब का एग्जाम्पल उसमें दिया हुआ है, पता नहीं। और जब तक आप लेटेस्ट एग्जाम्पल अपडेट नहीं करेंगे तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। और दूसरी बात मैं बता रहा हूँ कि ग्रुप डिस्कशन कराने के लिए, टीचर को डिस्कशन कराने के लिए काफ़ी अधिक पढ़ना पड़ता है, बहुत अपडेट रहना पड़ता है और बहुत मेहनत करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कौन सा सवाल स्टूडेंट पूछ दे कहना मुश्किल है। इसलिए टीचर वाले, कोचिंग वाले डिस्कशन से भागते हैं कि ये अच्छा चल रहा है हमारा, 15-20 बच्चा आया, आंसर राइटिंग लिख के चले गया, हमने उसको चेक करके अच्छा प्रयास लिख दिया और कुछ मार्क्स बैठा दिया। मैं बहुत सारे ऐसे छात्रों को जानता हूं जो अपने टेस्ट सीरीज के टॉपर थे और अपने टेस्ट सीरीज के टॉपर रहते थे, और जब वो रियल बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया ना, तो पता चला कि मेंस के कटअप के दूर दूर तक वो नहीं था जो मेंस का कटअप आया था। क्यों? क्योंकि वो मूल्यांकन का प्रोसेस और डिस्कशन का जो प्रोसेस था वो सही नहीं था। मैंने कई सारे कॉपियों को देखा है, बहुत सारे टीचर चेक करते हैं, छात्र मुझे भी ला के दिखाते हैं, सर जरा आप चेक कर दीजिए। उसका वो क्वेश्चन 5 से 10 मार्क्स का भी नहीं होता है और उस पर 30 नंबर दिया होता है। जब कई बार मेरे सामने छात्र गुस्सा भी हो जाते हैं हम पे कि सर हम लिख के लाते हैं और आप क्वेश्चन को काट देते हैं, सॉरी आंसर को काट देते हैं। तो देखिए,
अगर आप किसी भी टीचर से बात करते हैं या आपका कॉपी चेक करता है और अगर वो आपके आंसर को काटता है और ये बता दिया कि इसके जगह सही उत्तर क्या होगा, तब तो वो टीचर सही है कि हाँ ये तुमने गलत लिखे हो, इसके जगह तुम्हें ये लिखना चाहिए था। लेकिन अगर सिर्फ काट दे और ये ना बताए कि क्या लिखना था, देन कुछ डाउट है। तो हम ऐसा नहीं करते। अगर हम काटते हैं किसी के आंसर को तो हम बताते हैं कि इसके जगह आपको क्या लिखना चाहिए था, आपने इस आंसर में क्या मिस किया है। और दिल्ली में मेरी संस्थान चलती है, 69 में भी लड़का मेरा मेंस देने गया था। मैंने जो ऐसे दिया था वो सब ऐसे पूछ के आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो मैं इसी तरीक़ा से ग्रुप डिस्कशन करवाता हूँ। कोई लड़का आया मेरे पास, जो मेरे पास लड़के आते हैं मेंस आंसर राइटिंग के लिए, मैं बोर्ड पे पहले सवाल लिखता हूँ इसी तरह से, और कई सारे सवाल मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं। और बीपीएससी 69 का जो मेंस हुआ है, मैंने ऐसे का भी डिस्कशन किया है, और मैं अन्य सारे क्वेश्चन जो पूछा गया है मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ क्या होता है कि आप क्वेश्चन लिखें और फिर हम लड़के से पूछते हैं बताइए इसमें आप भूमिका कहाँ से शुरू करते। कोई कुछ और भूमिका बताता है, कोई कुछ और भूमिका, फिर बॉडी, और फिर वो आंसर लिखता है यहाँ पे। फिर एक दूसरे का आंसर हम एक दूसरे से पढ़वाते हैं, तो आपस में प्रतिस्पर्धा हो जाती है। सपोज कीजिए कि आपका आंसर आपका दोस्त पढ़ रहा है, उसका आंसर वो पढ़ रहा है, उसका आंसर वो पढ़ रहा है, तो इससे क्या होता है, और फिर वो मूल्यांकन करना सीखता है। तो एक एग्जामिनर के माइंडसेट को भी वो समझ जाता है कि अच्छा ऐसे ही एग्जामिनर माइंडसेट को भी चेक करता है, किसी का पॉइंट। तो ये एक हैवी डिस्कशन होता है, और फिर इसके बाद वो लोग हमसे सवाल पूछता है, और फिर मैं बताता हूँ कि यहाँ पे ये एग्जाम्पल आपको डालना चाहिए था, आपने जो ये शब्द लिखा है ये शब्द सही नहीं था, इसके जगह ये शब्द होना चाहिए था। ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटी जिस जगह होता है आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर नहीं मिलती है तो आप ग्लोबल आईएएस से हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में हम क्लास प्रोवाइड करवाते हैं मेंस आंसर राइटिंग के लिए, और मंथली फीस पे हम एक बार आपसे फीस भी नहीं लेते हैं, ताकि आपको किसी तरह कोई टेंशन ना हो कि सर हमारा पैसा फंस गया है, अब हम क्या करें। तो मंथली फीस पर मेंस आंसर राइटिंग के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, और बहुत शानदार मेंस आंसर राइटिंग यहाँ पे कराया जाता है मेरे द्वारा, और मेरा खुद क्वालिफिकेशन है कि मैं यूपीएससी का इंटरव्यू दिया हूँ। तो आप अगर किसी भी संस्थान में आंसर राइटिंग के लिए ज्वाइन करेंगे तो मेरा निवेदन आपसे कि आप ये चीज़ देखेंगे कि वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन टीचर के द्वारा कराया जाता है या नहीं कराया जाता है। पर्सनल गाइडेंस के नाम पे छात्रों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं तो एक दो बार अगर आप फेल किए होंगे, क्योंकि मेरे पास वही लड़के आते हैं जो लगातार असफल हो रहे हैं, जो पीटी दे के मेंस और इंटरव्यू दे रहा है। ऐसा नहीं कि जो पीटी क्वालिफाई नहीं किया, जो पीटी दे के मेंस लिख रहा है, इंटरव्यू दे रहा है, मेरे पास वही लड़के आते हैं, मैं उन्हीं को पढ़ाता हूँ, मैं फाउंडेशन वाले को नहीं पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो ये, और अगर आप मेरी बात को अभी नहीं समझेंगे तो एक दो एग्जाम अगर फेल किए होंगे तो समझ में आ जाएगा, और नहीं तो एक दो एग्जाम अगर आगे फेल करेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा कि नहीं वो सर उन्होंने सच बताया था। अगर हम उनकी बात को मान लिए होते तो आज ऐसा हम नहीं होते। तो हम नहीं कह रहे कि आप हमारे यहाँ एडमिशन लीजिए या हमारे यहाँ अपनी टेस्ट ज्वाइन कीजिए, हम ये कह रहे हैं कि आप कहीं भी कीजिए, लेकिन डिस्कशन पे, टीचर के साथ ग्रुप डिस्कशन पे ज़्यादा फोकस कीजिए, पर्सनल डिस्कशन पे नहीं। मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि पर्सनल डिस्कशन में उतनी सवालें निकल के नहीं आती है जितनी सवालें ग्रुप डिस्कशन में निकल के आती है। और जब आप आंसर लिखना शुरू करते हैं, और आपकी कलम तभी रुकती है जब आपके पास कंटेंट सप्लाई बंद हो जाता है। माइंड आपका कंटेंट सप्लाई करना अगर बंद कर देता है तभी आपकी कलम रुकती है, ऐसे रुकती नहीं रुकती है। हाँ, एक है कि चलिए हम 3 घंटा में इतना लिखने का प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो आंसर नहीं लिख पाते हैं, तो भाई आप प्रीलिम्स एग्जाम जब आपका हो जाएगा उसके बाद अगर आप 10 टेस्ट भी लिख लेंगे ना तो आपकी राइटिंग स्पीड बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका कंटेंट पे पकड़ नहीं है, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, टीचर के साथ सहपाठियों के साथ आप डिस्कशन डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, तो आपका पेन रुकना है।
और उसी में आप फिर अच्छा प्रयास के चक्कर में अगर आप रहे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं जब आंसर चेक करता हूँ तो कई लड़कों का आंसर पूरा कट जाता है, 3-4 नंबर आता है 38 नंबर में। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो में जो ये सिलेबस दिया हुआ है, इस सिलेबस को मैं एक्सप्लेन करूँगा आपके सामने कि क्या पढ़ना चाहिए था, क्या छोड़ना चाहिए था, कहाँ से सवाल आता है। देखिए सेक्शन 1 पेपर 1 GS1 का सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, और पेपर 2 का भी सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। और ये पूरा का पूरा देखिए पत्र 1 ये सिलेबस है, पेपर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, सिलेबस है ये। और यहाँ पे लिखा हुआ है पेपर 2, अब देख लीजिए पेपर 2 पत्र 2। तो दोनों सिलेबस को मैं एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण और काम की ही बातें हम बताते हैं। बाकी फालतू बात के लिए मेरे पास न समय होता है, इसलिए आप अगर मेरे क्लास को देखते होंगे तो आप देखते होंगे कि फालतू की बातें मुँह से नहीं होती है और वो मैं कर भी नहीं सकता हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे कहे हुए बातों को समझ गए होंगे और टेस्ट से ज्वाइन करने से पहले आप ज़रूर सोचेंगे। और अगर कोई भी दुविधा होगी तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आप हमसे जुड़ सकते हैं। क्योंकि 69 के लिए मैंने जो लड़कों को तैयार किया था तो सभी ने कहा कि सर आपने क्लास में जो बताया था मैक्सिमम क्वेश्चन के लगभग क्वेश्चन वहीं से पूछा गया था, चाहे आर्ट एंड कल्चर हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, साइंस टेक हो। चंद्रयान 3 मैंने बताया था भाई, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया। क्योंकि मुझे पता है कि स्टेट PCS की जो एग्ज़ाम्स है, क्वेश्चन जो बनते हैं वो UPSC को फॉलो करता है और UPSC जिस टॉपिक को टच करता है उसी के इर्द गिर्द PCS भी सवाल बनाता है। यदि इन सब ट्रिकों को आप सीख गए तो बहुत अधिक मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर नहीं समझे तो फिर मुलाकात होगी हमसे और आपकी 71 में या 72 में। तो आपको आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। और जहां भी आप ज्वाइन करें तो अच्छा प्रयास वाले कोचिंग से तो ज़रूर सावधान रहें, और ये 70 टेस्ट वाले से सावधान रहें। ये 70 टेस्ट वाले, 65 टेस्ट वाले, 50 टेस्ट वाले ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं और इसका परिणाम आपके सामने भी होगा। इसीलिए लड़के इतने असफल होते हैं टेस्ट ज्वाइन करने के बाद भी। जब वो टेस्ट ज्वाइन करते हैं उनको लगता है कि हम तो अब हो गया, आंसर राइटिंग मेरा चल रहा है। नहीं, जब तक आपका कंटेंट स्ट्रांग नहीं होगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी नहीं होगी, तब तक ये कहना मुश्किल है कि आपका मेंस बहुत ज़बरदस्त है। कहना मुश्किल है। उम्मीद करते हैं अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे। धन्यवाद आपको। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।